हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पिछला जो हम लोगों का अध्याय था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। तो हम लोग छठा अध्याय वंशागति का आणविक आधार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए की रासायनिक संरचना, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना और इसके अलावा हम लोग चारगाफ रूल की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डीएनए के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है या न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने किया था। इन्होंने क्या किया था, जो पश कोशिकाएं होती हैं, पश मवाद जानते हैं ना, तो पश कोशिकाओं के अंदर पश में से उपस्थित कोशिकाओं के अंदर वहाँ पे केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना को देखा था, सूत्र को देखा था, ठीक है। और उसे इन लोगों ने, मिसर ने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया। उस संरचना को मिसर ने न्यूक्लिन नाम दिया। तो फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले की थी, कहाँ पे की थी? पश कोशिकाओं में की थी और उसे सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लिन का नाम दिया था, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह कहाँ पे उपस्थित होता है? न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। अगर सुकेंद्रीय कोशिका है तो उसमें एक केंद्रक पाया जाएगा और उस केंद्रक के अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है ना, समझ गए। और यह न्यूक्लियस के बाहर भी स्थित हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर कोशिका द्रव में भी स्थित हो सकता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, तो वैसे ही कोशिका द्रव में ही क्या होता है? डीएनए उपस्थित होता है। न्यूक्लिक एसिड में दो रासायनिक पदार्थ आते हैं, एक आता है डीएनए और दूसरा आता है आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल में कौन से रासायनिक पदार्थ आते हैं? डीएनए और आरएनए आता है, ठीक है, समझ गए ना। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए, ठीक है, कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, अन्यथा इसके बहुत सारे कार्य हैं। यह प्रोटीन के निर्माण में मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, या कभी कभी ये एंजाइम की तरह कार्य करता है, ठीक है, या राइबोसोम के निर्माण में यह कार्य करता है। तो आरएनए के बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए क्या होता है? यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो केवल केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। और जो आरएनए है यह केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? यह जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, समझ में आया। ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है? जो लक्षण होते हैं, लक्षणों के लिए सूचनाएं निहित रहती हैं कोड के रूप में, ठीक है, निहित रहती हैं। और ये सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा जाती हैं? इसी डीएनए के द्वारा जाती हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो सभी जीवों में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है, जैसे एचआईवी वायरस है, टीएमवी वायरस है, ठीक है। तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। और यह कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है।
डीएनए की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे रासायनिक संरचना क्या होती है, डीएनए किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डीएनए की रासायनिक संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डीएनए किन पदार्थों से मिलकर बना है या इसकी रासायनिक संरचना क्या होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, देखिए चलिए डीएनए मुख्यतः क्या होता है, फास्फेट या फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक अम्ल कह सकते हैं, और पेंटोज शर्करा, ठीक है, 5 कार्बन वाली शर्करा और नाइट्रोजनी समाक्षार से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। डीएनए में 3 पदार्थ होते हैं, पेंटोज शुगर होता है, क्या होता है, पेंटोज शुगर, या आप कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, चलिए पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, ये 5 कार्बन वाली शर्करा होती है जिसको हम लोग डीऑक्सी पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर कहते हैं। कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा, राइबोज होती है, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके साथ, यहाँ पे देखिए फास्फोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और इसके अलावा यहाँ पे उपस्थित होता है नाइट्रोजनी समाक्षार। क्या होता है, नाइट्रोजनी समाक्षार। ठीक है, ये 3 पदार्थ क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। फास्फोरिक अम्ल, राइबोज शर्करा, ठीक है, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा रहेगी, और नाइट्रोजनी समाक्षार। ये 3 पदार्थ कहाँ पे उपस्थित होते हैं, डीएनए में होते हैं, या ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो फास्फोरिक एसिड है इसकी संरचना क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H3PO4 को क्या कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे POOH और OH, ये संरचना होती है किसकी, फास्फोरिक अम्ल की। ठीक है, ये है फास्फोरिक अम्ल। अब यहाँ पे देखिए पेंटोज शुगर जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, कैसा है, डीऑक्सी, तो यहाँ पे मैं ऐसे शॉर्ट में डी लिख देता हूँ, डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यह 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। कितने कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5 आपको दिखाई देगी, CH2OH। ठीक है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये किसकी संरचना है, डीऑक्सी राइबोज शुगर की संरचना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और ये 5वां कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 कार्बन की शर्करा होती है, क्योंकि इसके सेकेंड पोजीशन पे जो राइबोज शर्करा होती है यहाँ पे OH रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, OH रहता है। तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या बन जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा बन जाती है। क्या बनती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा बन जाती है। तो ये रही डीऑक्सी राइबोज शर्करा और ये रहा फास्फोरिक अम्ल। बीच में बच जाता है क्या, नाइट्रोजनी समाक्षार। तो जो नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए नाइट्रोजनी समाक्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडिन। प्यूरिन और पायरीमिडिन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्यूरिन और पायरीमिडिन। तो ये प्यूरिन है और ये पायरीमिडिन है।
अब इन दोनों में भी क्या होता है, अगर देखते हैं तो जो नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं यह कैसी संरचना होते हैं, कैसे कंपाउंड होते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब विषम चक्रीय होते हैं। कैसी संरचना इनकी, चक्रीय संरचना होगी, लेकिन उस चक्रीय संरचना में बीच बीच में कार्बन के अलावा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी समाक्षार कहते हैं। ठीक है, तो जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में दो प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जो पायरिमिडीन होता है इसमें दो प्रकार के, ठीक है, क्या होते हैं, नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो थायमीन और साइटोसिन होता है, लेकिन प्यूरिन में ही एक और नाइट्रोजनी समाक्षार होता है, यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, यहाँ पे डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, यूरेसिल कहाँ पे पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। ठीक है, ये चार प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार पाए जाते हैं। आइए नाइट्रोजनी समाक्षार की संरचना देखते हैं कैसे होती है। देखिए, तो जो प्यूरिन बेस है ये कैसे होते हैं, इनकी जो संरचना होती है दो रिंग वाली संरचना होती है। कितने रिंग वाली, दो रिंग वाली संरचना होती है। इसमें कुल एक जो दोनों रिंग है, दोनों रिंग को मिला करके 9 मेंबर्ड होते हैं। कितने, 9 मेंबर्ड होते हैं। 9 मेंबर्ड का ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एडेनिन की संरचना कैसे है। देखिए यहाँ पे ये जो साइकिल है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसलिए ये कैसे कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एडेनिन के पास एक अमीनो ग्रुप लगा होता है। ये जो दोनों रिंग होते हैं इसमें नंबरिंग देखिए कैसे करते हैं। ये जो ऊपर वाला नाइट्रोजन है इसको पहला नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है, इसको सेकेंड पोजीशन मिलता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। मीन्स यहाँ पे काउंटिंग कैसे चल रही है, क्लॉक वाइज काउंटिंग चलती है। ठीक है, काउंटिंग कैसे चल रही है यहाँ पे, क्लॉक वाइज। ठीक है, समझ में आया। तो 6 नंबर पे क्या हो गया, अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये जो 5 मेंबर की ये जो रिंग बन रहा है इसमें काउंटिंग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलती है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, यहाँ पे इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। 6 नंबर पे क्या है, अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एडेनिन का 6, देखिए 6 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, तो इस नाम से आप इसको याद रखेंगे और संरचना बनाना आसान रहता है, 6 अमीनो प्यूरिन। इसी तरह यहाँ पे देखिए ग्वानिन की संरचना है। ग्वानिन में क्या होता है, जो सेकेंड पोजीशन है यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा रहता है और 6 पोजीशन पे क्या होता है, ऑक्सी ग्रुप लगा होता है या ऑक्सीजन लगा होता है। तो इसलिए इसका नाम हो जाता है, ठीक है, कौन से पोजीशन पे अमीनो है, 2, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, बहुत ही आसान है, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिए ये प्यूरिन के 2 नाइट्रोजनी समाक्षार हो गए। अब पायरिमिडीन के जो नाइट्रोजनी समाक्षार हैं इनकी संरचना कैसी होती है, तो देखिए पायरिमिडीन का जो समाक्षार होता है इनकी संरचना एक चक्र की होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, केवल एक ही चक्र होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे थायमीन की संरचना है और यहाँ पे साइटोसिन की संरचना है। इसमें आपको ध्यान यह देना है कि जो नंबरिंग है वह नीचे वाले नाइट्रोजन से होती है और यहाँ पे काउंटिंग कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, यहाँ पे काउंटिंग होती है। ठीक है, ये पहला नंबर का एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो साइटोसिन की संरचना में देखिए इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, तो सबसे पहले देखो 4 अमीनो क्या होगा, चौथे नंबर पे अमीनो ग्रुप है, 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है ना, समझ में आया। इसी तरह थायमीन की संरचना यहाँ पर ड्रा की गई है और इसका नाम क्या होगा, देखिए 5वें नंबर पे मेथिल ग्रुप लगा है और चौथे और दूसरे पे क्या है, ऑक्सी ग्रुप लगा है। तो 5 मेथिल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 5 मेथिल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है,
तो ये किसकी संरचना है, थायमीन की संरचना होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक संरचना और ड्रा की गई है जो कि यूरेसिल की संरचना आप देख रहे हैं, ये है 2,4, किसने पोजीशन पे, 2 पे, ऑक्सी है 4 पे, तो 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं या डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, संरचना समझ में आ गई। आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पे बाद में डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं अब ये जो नाइट्रोजनी बेस है, फास्फोरिक अम्ल है और पेंटोज शुगर है, यह किस प्रकार से डीएनए का निर्माण करते हैं। जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर समझ गए हैं, इसको रफ कर दिया जाता है। आइए देखते हैं डीएनए का निर्माण कैसे होता है या न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो डीएनए होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। उसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं जो न्यूक्लियोटाइड है तो यह बनता है किससे, न्यूक्लियोसाइड से। किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड, और प्लस इसके साथ जुड़ता है फास्फोरिक अम्ल। क्या जुड़ता है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है। तो ये दोनों जुड़ करके क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल जुड़ करके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब फिर पुनः देखिए यहाँ पे, यह जो न्यूक्लियोसाइड है, यह न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजनी समाक्षार या नाइट्रोजिनस बेस, और इसके साथ जुड़ा होता है शुगर। क्या जुड़ा होता है, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, यह दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और फिर न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बना देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये संरचना कैसे बनती है न्यूक्लियोटाइड। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, शुगर और बेस से। कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो ये रही डीऑक्सी राइबोज शुगर की संरचना। इस डीऑक्सी राइबोज शुगर में यहाँ पे जो पहला कार्बन है, कौन सा कार्बन, पहला कार्बन है, तो पहले कार्बन से क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस बेस है उसका नाइट्रोजन इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, शुगर के पहले कार्बन से जुड़ता है, और यह किस बंध के द्वारा जुड़ता है, जिस बंध के द्वारा यह जुड़ता है, इस बंध को बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बंध या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो यह जो संरचना है, यह जो बॉन्ड है, इसे क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यह क्या करता है, शुगर को और नाइट्रोजिनस क्षार को, नाइट्रोजनी समाक्षार को क्या करता है, आपस में जोड़ देता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो संरचना होती है इसको कहते हैं, ये संरचना क्या कहलाएगी, केवल ये बेस और ये शुगर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब क्या होता है, इस न्यूक्लियोसाइड से जब क्या जुड़ जाएगा, फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके 5वें कार्बन से, ये पहला कार्बन है, ये कौन सा कार्बन था, पहला कार्बन था,
ये दूसरा कार्बन था, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा कार्बन है, ठीक है ना। तो इसके पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा होता है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है या फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। और जब ये इससे जुड़ जाता है तो इस पूरी संरचना को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये तीनों आपस में जुड़ करके क्या बना दिए, न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो तीसरी कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इस तीसरी कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आकर के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ते रहते हैं, ठीक है। क्या होगा, इस तरह से बहुत सारे आगे के और भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है, एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। और इस संरचना को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं या डीएनए कहते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है, क्योंकि इसमें देखिए जो एक सिरा है यहाँ पे तीसरे कार्बन का OH ग्रुप रहता है, तो इस सिरे को कहते हैं 3 प्राइम एंड। क्या कहते हैं, 3 प्राइम एंड। और यहाँ पे जो पांचवा कार्बन है इससे फास्फेट जुड़ा रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 5 प्राइम एंड, ठीक है। प्राइम को ऐसे सिंबल से दिखाते हैं। तो एक 3 प्राइम एंड होता है डीएनए में और एक क्या होता है, 5 प्राइम एंड होता है एक सूत्र में, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए क्योंकि नाइट्रोजनी समाक्षार कुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं और 4 प्रकार के क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे और कौन से न्यूक्लियोसाइड होंगे, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले नाइट्रोजनस समाक्षार या नाइट्रोजनी बेस की बात करेंगे और यह क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और फिर इस न्यूक्लियोसाइड से क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखिए एडेनिन, कौन सा, एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है यह कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाता है, एडिनोसिन बनाता है। कौन सा, एडिनोसिन, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। जो ग्वानिन है, ग्वानोसिन, ग्वानिन क्या बनाता है, ग्वानोसिन बनाता है। थायमिन से थायमिडीन बनता है, थायमिन से क्या बनता है, थायमिडीन बनता है। साइटोसिन है तो साइटिडीन बनता है, इससे क्या बन जाता है, साइटिडीन, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड हैं क्या बनाएंगे, इनसे जब क्या होगा, क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब इनसे कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, देखिए यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये न्यूक्लियोसाइड था, तो न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, देखिए एडेनिन या जो एडिनोसिन है इससे क्या बनेगा, एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक अम्ल, एडिनिलिक अम्ल क्या बन जाएगा, एडिनिलिक अम्ल, ठीक है। ग्वानिन से क्या बनेगा, ग्वानिडिलिक अम्ल, ग्वानिडिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से साइटोसिन या थायमिन से थायमिडिलिक अम्ल क्या बनेगा, थायमिडिलिक, थायमिडिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। और साइटोसिन से साइटिडिलिक अम्ल, साइटिडिलिक अम्ल बन जाता है, ठीक है।
इस तरह ये 4 प्रकार के क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, डीएनए में उपस्थित होते हैं या डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इनको हम लोग शार्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शार्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए जो एडिनिलिक अम्ल है तो उसको लिख सकते हैं डीऑक्सी। ठीक है, क्या होगा, डीऑक्सी AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसी तरह ग्वानिन से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सी GMP। इसी तरह साइटोसिन से जो बनेगा या थाइमिन से जो बनेगा TMP। ठीक है, इसी तरह साइटोसिन से बनेगा तो CMP। इस तरह से हम न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो क्या बनाते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, एक डीएनए की लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो यह थी डीएनए की रासायनिक संरचना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना कैसे होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना कैसी होती है। ठीक है, समझ में आया ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो भी नेम्स हैं, डायग्राम है, उसको ड्रॉ कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके जो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर भी क्या हो, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए द्विकुंडलिनी संरचना। ठीक है, तो जो डीएनए का द्विकुंडलिनी संरचना है, डबल हेलिकल मॉडल है, ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था वाटसन और क्रिक ने, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के, वाटसन और क्रिक। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, 1953 में क्या किया, डीएनए की संरचना को प्रपोज किया था। ठीक है, सबसे पहले बताया था, एक्सप्लेन किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो वर्क है वो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने, एक लेडी साइंटिस्ट थी रोजालिन फ्रैंकलिन। ठीक है, कौन सी साइंटिस्ट, रोजालिन फ्रैंकलिन। तो रोजालिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था। ठीक है, क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया और डीएनए का क्या किया, जो डाटा है वो कलेक्ट किया। उसके बेसिस पे वाटसन और क्रिक ने क्या किया, इनके डाटा के बेसिस पे क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो वर्क काम इन्होंने किया, क्रेडिट किसको मिला है, वाटसन और क्रिक को, क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया। ठीक है, तो इन्होंने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था। तो इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया वो बी डीएनए का मॉडल था। किस डीएनए का मॉडल था, बी डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, बी डीएनए का मॉडल। डीएनए की संरचना थोड़ी अलग अलग हो सकती है, तो विभिन्न प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या जेड डीएनए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए प्रपोज किया था, स्ट्रक्चर मॉडल उसका, वो कौन सा डीएनए था, बी डीएनए है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, एक डबल हेलिकल संरचना ड्रॉ की गई है, द्विकुंडलिनी संरचना ड्रॉ की गई है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, डबल हेलिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना है। देखिए इस संरचना की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, देखिए सामान्यतः इस संरचना में जो डीएनए होता है वह किसी एक अक्ष, एक इमेजिनरी अक्ष के ओर क्या होता है, कुंडलित होता है। क्या होता है, किसी एक, यहाँ पे देखिए ये एक क्या है, सेंट्रल एक्सिस है, इसके चारों ओर वह क्या होता है, डीएनए कुंडलित होता है। डीएनए
के दो सूत्र, कितने सूत्र, दो सूत्र एक साथ कुंडलित होते हैं। कितने सूत्र, दो सूत्र, दो स्ट्रैंड एक साथ कुंडलित होते हैं एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों ओर। यहाँ पे जो दोनों सूत्र होते हैं, जो कुंडली होती है वह कैसी होती है, दक्षिणावर्त होती है। कैसी होती है, दक्षिणावर्त कुंडली होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज, कैसी, राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कुंडली है कैसी है, दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, समझ में आया। और डीएनए के दो सूत्र इसमें उपस्थित होते हैं और दोनों सूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, एंटी पैरेलल, प्रति समांतर होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि डीएनए में क्या होता है, एक इंड 5 प्राइम इंड कहलाता है और दूसरा इंड क्या कहलाता है, 3 प्राइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डीएनए के दोनों सूत्र होते हैं वह एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। कैसे, मान लीजिए डीएनए का यह 5 प्राइम इंड है तो यह इंड क्या होगा, 3 प्राइम। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या होता है, 3 प्राइम इंड होता है और इसके साथ 5 प्राइम इंड होता है। ठीक है, समझ में आया। तो दोनों सूत्र, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये 5 प्राइम इंड है और ये 3 प्राइम इंड है। अगर आप इस स्ट्रैंड को ऐसे देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसका जो दूसरा सिरा है वो 3 प्राइम इंड है। ठीक है, और इसको आप देखिए तो इसका जो दूसरा सिरा है वह क्या है, 5 प्राइम इंड है। इस तरह से दोनों सूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर या एंटी पैरेलल स्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जो डीएनए की एक कुंडली बनती है, एक चक्कर, एक कुंडली का मतलब एक चक्कर, तो एक चक्कर को क्या कहते हैं, एक कुंडली। तो जो एक चक्कर होता है, एक कुंडली होती है, एक कुंडली की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉन। कुंडली की लंबाई कितनी होती है, हेलिक्स की लंबाई, कुंडली को हेलिक्स बोला जाता है, हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है यह क्या है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। आप देख रहे हैं यहाँ से डीएनए शुरू हो रहा है और ऐसे क्वाइल्ड होकर के जब यहाँ पे पहुँचता है तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। इसी को कहते हैं वन हेलिक्स या एक कुंडली। तो इसकी जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, समझ में। तो जो एक हेलिक्स होता है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में दिखाया गया है, ये बीच में क्या उपस्थित होते हैं, क्षार युग्म उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, क्षार युग्म उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ठीक है, इस तरह से ये नाइट्रोजनस समाक्षार उपस्थित होते हैं। और हमेशा क्या होता है, जो नाइट्रोजनी समाक्षार हैं वह क्या होता है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और जो साइटोसिन होता है यह ग्वानिन के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। ठीक है, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो एक कुंडली होती है, एक कुंडली में क्षार युग्म की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कितने, 10 युग्म होते हैं। एक कुंडली में 10 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है, समझ में आया, कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो अगर एक कुंडली में 10 क्षार युग्म है और एक कुंडली की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन है, तो 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाती है। तो एक ये क्षार युग्म है और ये नीचे दूसरा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे ध्यान देंगे, जो डीएनए का डायमीटर होता है, हेलिक्स का डायमीटर होता है, कितनी मोटाई होती है कुंडली की, तो कुंडली की मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं कि कुंडली की मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, समझ में आया ना। जब क्या होता है, डीएनए ऐसे कुंडली बनाता है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होते हैं, दो प्रकार के गड्ढे बनते हैं या ग्रूव बनते हैं। तो जो बड़ा गड्ढा होता है या ग्रूव होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो इसको बोला जाता है मेजर ग्रूव। इसको क्या कहते हैं, मेजर ग्रूव, मतलब बड़ा गड्ढा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे इस स्ट्रैंड के और इसके बीच में छोटा सा एक गड्ढे जैसी संरचना बनती है, ग्रूव बनता है, इसको कहा जाता है माइनर ग्रूव। माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा, ग्रूव का मतलब गड्ढा या खांच, ठीक है ना। तो डीएनए में दो तरह के क्या होते हैं, ग्रूव होते हैं, एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये थी डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या होता है, दो सूत्र एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, एक 3 प्राइम एंड रहता है तो दूसरा 5 प्राइम एंड रहता है। कुंडली कैसी होती है, ऐठी हुई दक्षिणावर्त होती है, ठीक है। एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और एक कुंडली में कितने क्षार युग्म होते हैं, 10 क्षार युग्म होते हैं। और एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है। जो डीएनए की कुंडली है इसकी मोटाई या डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये संरचना थी डीएनए डबल हेलिक्स की, डीएनए द्विकुंडलिनी की संरचना थी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आप लोग ड्रॉ करके प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में केवल ओनली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। किसने प्रपोज किया था, किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। आगे हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारगाफ रूल, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं चारगाफ रूल क्या होता है। ठीक है, तो चारगाफ रूल स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट देखेंगे। देखिए सामान्यतः क्या होता है, जो डीएनए होता है तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एडेनिन कौन सा है, प्यूरिन बेस है। कैसा बेस है, प्यूरिन। थाइमिन कौन सा बेस है, पायरीमिडीन बेस है। तो हमेशा क्या होता है, जो प्यूरिन बेस है वो पायरीमिडीन के साथ जुड़ता है, ठीक है, समझ में आया ना। प्यूरिन किसके साथ जुड़ता है, पायरीमिडीन के साथ जुड़ता है। कभी भी प्यूरिन के साथ नहीं जुड़ता है, या पायरीमिडीन के साथ नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे जो क्षार युग्म बनता है वहाँ पे प्यूरिन पायरीमिडीन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना, समझ में। अब आगे देखिए हम लोग बात करेंगे किसके, चारगाफ रूल की। चारगाफ रूल, या इसको सिंपली हिंदी में ऐसे सैरगैफ का नियम कहते हैं, सैरगैफ का नियम, सैरगैफ का नियम कहते हैं, ठीक है, चारगाफ रूल या सैरगैफ का नियम। देखिए यह नियम क्या कहता है, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए चारगाफ ने क्या बताया, इन्होंने बताया इनका नियम ये कहता है कि किसी भी डीएनए में, ठीक है, किसी भी डीएनए में पायरीमिडीन की संख्या या मात्रा हमेशा प्यूरिन के बराबर होती है। क्या होती है, पायरीमिडीन की मात्रा क्या होती है, प्यूरिन के बराबर होती है, ठीक है, समझ में आया। तो पायरीमिडीन किसके बराबर होगा, प्यूरिन के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा देखते हैं आप कि पायरीमिडीन प्यूरिन के साथ जुड़ता है, इसलिए पायरीमिडीन की संख्या या मात्रा प्यूरिन के बराबर होती है, ठीक है, समझ में आया। किसी भी डीएनए में, किसी भी जीव के डीएनए में सामान्यतः जो एडेनिन होता है, एडेनिन किसके बराबर होता है, थाइमिन के बराबर होता है। और जो साइटोसिन है यह किसके बराबर होता है, ग्वानिन के बराबर होता है। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है और ग्वानिन की मात्रा किसके बराबर होती है, साइटोसिन की बराबर होती है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए। अगर हम बात करते हैं मनुष्य की या किसी एक जीव की, तो क्या होता है कि किसी भी जीव की सभी कोशिकाओं में, जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे यकृत की कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, ठीक है, या लीवर हो गया तो हृदय की कोशिकाएं हैं, अर्थात कायिक जो कोशिकाएं हैं, सभी विभिन्न कोशिकाओं में या विभिन्न ऊतकों में जो डीएनए होता है, डीएनए की मात्रा क्या होती है, समान होती है। अर्थात जो नाइट्रोजनस बेस का प्यूरिन और पायरीमिडीन का रेशियो होता है, ठीक है, प्यूरिमिडीन और पायरीमिडीन का जो रेशियो होता है, मीन्स एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन
थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। इनका जो रेशियो होता है, यह रेशियो, ठीक है, किसी भी जीव की सभी कोशिकाओं के लिए क्या होती हैं, समान होती हैं। एडेनिन और ग्वानिन, अर्थात ये क्या है, ये प्यूरिन है, तो प्यूरिन को किससे डिवाइड किया गया है, पायरिमिडिन से, ठीक है ना। तो दोनों का रेशियो क्या होता है, समान होता है सभी कोशिकाओं में। जैसे मान लीजिए मनुष्य की विभिन्न कोशिकाएं हैं ना, तो सभी कोशिकाओं में क्या होता है, जो कायिक कोशिकाएं, जर्म सेल्स की बात नहीं की जा रही, कायिक कोशिकाओं में क्या होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन का क्या होता है, रेशियो समान होता है। समझ में आया। लेकिन क्या होता है, भिन्न भिन्न जातियों में क्या हो सकता है, यह रेशियो अलग हो सकता है। मान लीजिए चूहे में अलग होगा, मनुष्य में अलग होगा। किसका रेशियो, प्यूरिन और पायरिमिडिन का रेशियो क्या होता है, अलग होता है। एक ही शरीर में क्या होगा, रेशियो समान होगा। लेकिन क्या, अगर हम बात करते हैं विभिन्न जातियों की, चूहा और मनुष्य की को कंपेयर करें, तो चूहे में ये जो रेशियो होगा, वह रेशियो मनुष्य से क्या होगा, भिन्न होगा या अलग होगा, ठीक है। समझ में आया। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई मछली है या कोई सांप है, तो दोनों में क्या होगा, जो प्यूरिन और पायरिमिडिन का रेशियो है वह क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये होता है चारगाफ का नियम या सारगैफ का नियम, ठीक है, या चारगाफ रूल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल से संबंधित, इस नियम से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों को सामने सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई एक डीएनए है और उस डीएनए में दिया है कि थायमिन की जो प्रतिशत मात्रा है वह कितना है, 30% है। किसी डीएनए में थायमिन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 30% है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइटोसिन का प्रतिशत मात्रा कितना होगा यह बताना है, ठीक है। क्या बताना है, साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा बतानी है, ठीक है। समझ में आ गया। थायमिन कितना प्रतिशत है, 30% है, और साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा बतानी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चारगाफ रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल कि थायमिन क्या होता है, एडेनिन के बराबर होता है। एडेनिन और थायमिन की मात्रा बराबर होती है। तो अगर किसी डीएनए में थायमिन की मात्रा 30% है, तो एडेनिन की भी मात्रा क्या होगी, 30% हो जाएगी। एडेनिन की भी मात्रा क्या होगी, 30% हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। अब जब एडेनिन की मात्रा कितनी हो गई, 30%, तो कुल 4 ही बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और कुल कितना प्रतिशत होगा, 100%। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं, 2 बेस बच गए, साइटोसिन प्लस ग्वानिन, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं कौन सी मात्रा, एडेनिन और थायमिन की मात्रा कितनी हो गई, 30%। तो एडेनिन प्लस थायमिन, ठीक है। समझ में आया। अगर हम इस तरह से क्या करें, सॉल्व कर ले, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे G प्लस C मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एडेनिन और थायमिन की मात्रा कितनी है, 30% है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60, ठीक है। समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, 40। कितना मिल गया यहाँ पे, 40। तो G और प्लस C दोनों का अमाउंट कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, फिर से चारगाफ रूल अप्लाई करेंगे। G किसके बराबर होता है, साइटोसिन के बराबर होता है। C की मात्रा, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। तो आप चाहे यहाँ पे तो C लिख सकते हैं, G के प्लेस पे C लिख सकते हैं, या C के प्लेस पे G लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग G के प्लेस पे C लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C प्लस C हो जाएगा। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, G C के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे C लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, C प्लस C 2C हो जाएगा। और C की वैल्यू फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना मिल जाएगा हमको, 20% मिल जाएगा। कितना मिलेगा,
20%। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, आप देख सकते हैं साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ गई, 20%। क्योंकि साइटोसिन किसके बराबर होता है, ग्वानिन के बराबर होता है, तो ग्वानिन की भी प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 20% हो जाती है। इस प्रकार से साइटोसिन और ग्वानिन का भी प्रतिशत मात्रा पता चल गया, और यहाँ पे थायमिन और एडेनिन और थायमिन का भी पहले से, थायमिन का दिया है, एडेनिन का आपने पहले से निकाल रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं डीएनए में किसी भी नाइट्रोजनस बेस की प्रतिशत मात्रा हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, 20% होगा। इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, जिससे आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और किसी डीएनए में क्या है, किसी डीएनए में साइटोसिन की मात्रा 18.5 है, ठीक है। कितना है क्वेश्चंस, चलिए मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक डीएनए है, डीएनए में क्या है, साइटोसिन की मात्रा कितना है, 18.5% है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी बेसों का, ठीक है, थायमीन का, एडेनिन का और ग्वानिन का, ठीक है, सबकी क्या करनी है, प्रतिशत मात्रा आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कर पाएंगे ना, आसानी से हो जाएगा, चार ग्राफ रूल को अप्लाई कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है आज का। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और डायग्राम ड्रा करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।